चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं कि विलियन चैप्टर। सबसे पहले विलियन की बात करें तो विलियन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो विलियन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। विलियन के अंदर हमेशा एक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है जिसे सॉल्वेंट कहते हैं, और एक पदार्थ की मात्रा कम होती है जिसे सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट और विलियन की जो अवस्था है, फिजिकल स्टेट है, वो अलग अलग होती है, लेकिन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट ऑलवेज सेम होती है। सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, विलय को विलायक में मिलाया जाता है, विलय को विलायक में मिलाया जाता है, ठीक है। फिर विलियन की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट के आधार पर विलियन दो मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर विलियन के अंदर ओनली टू कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट है, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि द्विअंकी विलियन। क्या कहलाता है? द्विअंकी विलियन। अगर सॉल्यूशन के अंदर थ्री कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट और दो है सॉल्यूट, थ्री कंपोनेंट है, तो नाम हो जाएगा ट्राइनरी सॉल्यूशन, यानी कि त्रिअंकी विलियन। चार कंपोनेंट वाला होगा टेट्रा, फिर पेंटा, ऐसे कंपोनेंट के आधार पर अलग अलग विलियन। अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें तो हमको इतनी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन टर्म। क्या होती है? सांद्रता के कुछ शब्द होते हैं जो सांद्रता को निर्धारित करते हैं। पहला है मास प्रतिशत, क्या है? भार प्रतिशत। क्या है इसकी? भार प्रतिशत, मास परसेंटेज। किसी का भी मास परसेंटेज निकालना है, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो जितना प्राप्त हुआ है वो और फिर टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जिसका मास निकालना है उसका मास ऊपर लिखो, जिसकी मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर लिखना है, नीचे टोटल मास लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो जिस भी गैस का वॉल्यूम निकालना है ऊपर उसका वॉल्यूम, नीचे टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल ऊपर बटा में टोटल मोल, बटा में क्या करना है? टोटल मोल, वो उसका क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। अगर हम पार्ट्स पर मिलियन, इसको मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन ppm निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका मास बटा में टोटल मास और गुणा में 10 की पावर 6। ये आता है। इसका क्या मतलब है कि जब भी पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 का गुणा करना है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास परसेंटेज के हिसाब से भी आ जाएगा, ppm बराबर मास परसेंटेज गुणा 10 की पावर 4। ये ऐसे भी लिखा है। क्यों? क्योंकि मास परसेंटेज भी क्या है? दिया हुआ, जिसका निकालना है उसका मान बटा में टोटल मान गुणा 10 की पावर 2। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। तो 6 था, 2 पावर अंदर कर तो 4 पावर बची रहेगी, इसलिए एक और फॉर्मूला क्या आ गया? मास प्रतिशत गुणा 10 की पावर 4। मोलरिटी की बात करें, मोलरता, क्या नाम है? मोलरता। मोलरता का मतलब होता है सॉल्यूट के मोल बटा में मिलियन का आयतन गुणा में क्या होगा? 1000। अगर वो ml में दिया, आयतन अगर ml में है तो 1000, अगर लीटर में है तो डायरेक्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलय के मोल बटा में मिलियन का आयतन। मोललता की बात करें, मोलैलिटी ये कैपिटल M से दर्शाई जाती है और ये स्मॉल m से दर्शाई जाती है। तो मोलैलिटी का मतलब होता है मोललता हिंदी में, और इसका सॉल्यूट जो इसका फॉर्मूला बनता है वो होता है विलय के मोल बटा में विलायक का भार kg में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर ग्राम में है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 से गुणा करना। तो मोलैलिटी में विलायक का भार आता है, मोलरिटी में विलियन का आयतन आता है, विलियन का आयतन, ठीक है। फिर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन और सॉल्यूशन का टाइप। सॉल्यूशन का फॉर्मेशन और सॉल्यूशन का टाइप जो है वो फिजिकल स्टेट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था का है। अगर एक विलियन की भौतिक अवस्था द्रव है तो उसके अंदर हम द्रव डाल सकते हैं, गैस भी डाल सकते हैं, सॉलिड भी डाल सकते हैं। तो द्रव के अंदर तीनों चीजें मिलाई जा रही तो विलियन का नेचर भी द्रव है। कैसे? उदाहरण पानी था, पानी का नेचर है द्रव। पानी के अंदर अगर तुमने नमक डाला तो लिक्विड में सॉलिड डाला तो नेचर लिक्विड ही रहेगा। पानी के अंदर अगर तुमने क्या डाल दिया?
मिल्क डाल दिया, पानी के अंदर क्या डाला मिल्क, तो लिक्विड में लिक्विड डाला, तब भी नेचर कैसा रहेगा लिक्विड ही रहेगा। पानी के अंदर तुमने कोई गैस मिला दी, बुलबुले क्रिएट कर दी, तो गैस डाली, तो द्रव के अंदर गैस डाली, तब भी नेचर क्या रहेगा लिक्विड ही रहेगा। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तब भी नेचर लिक्विड ही रहेगा। फिर गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस, तब भी नेचर जिसके अंदर आ रहा ना, जिसके पीछे एक आगे इन लगा है वही उसका नेचर। जैसे गैस इन लिक्विड, तो इन लिक्विड है तो नेचर कैसा है लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, तब भी नेचर लिक्विड। आप फिर उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, तब भी नेचर। फिर सॉलिड के अंदर लिक्विड डालो, सॉलिड के अंदर गैस डालो, सॉलिड के अंदर सॉलिड डालो। इस प्रकार से आपके 9 प्रकार के विलयन होते, 9 प्रकार के अवस्थाएं तो 3 ही है विलयन, द्रव, ठोस और गैस। लेकिन कौन किसके अंदर डाला जा रहा है इस आधार पर आपके 9 प्रकार के विलयन करेंगे और हम उनको एक एक विलयन को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं ना, कि अगर गैस के अंदर सॉलिड का उदाहरण पूछा जाए तो वातावरण में जो एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल आते हैं, तो ये उदाहरण होता है सॉलिड इन गैस का। इसका उदाहरण है सॉलिड इन गैस का। फिर वो पूछा जाए कि गैस के अंदर लिक्विड, तो उदाहरण है क्लाउड, बादल। बादल होते हैं वो गैस, लेकिन उनके अंदर नमी मॉइस्चर, तो लिक्विड इन गैस का होता है। तो ये सब अपन एक एक उदाहरण को देखेंगे। फिर विलयन के अंदर हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी द्रव में एक गैस की विलयता किसे पता चलती है या किस पर निर्भर करती है, तो इसके लिए आया हेनरी लॉ। क्या आया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने बोला कि जो प्रेशर होता है ना वो सॉल्युबिलिटी के समानुपाती होता है। जो दाब होगा, जितना अधिक दाब बढ़ाते जाओगे उतनी अधिक विलयता बढ़ती जाएगी। तो हेनरी लॉ ने ये बताया। फिर पूछा जाता है वेपर प्रेशर क्या होता है। तो मान लो किसी द्रव को आप गर्म करो, बॉइल करो, तो एक समय अगर बंद पात्र में कर रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले वो द्रव की सतह से वाष्प बनना चालू होगी, वेपर बनना चालू होगी। अब वेपर बनेगी, जो खाली एरिया उसमें वेपर भरना चालू हो जाएगी। फिर कुछ समय ऐसा होगा कि पूरा एरिया वेपर से वाष्प से भर जाएगा। अब कहीं नई वाष्प आती है तो वो इसकी ऊपर की सतह से टकराकर द्रव में बदल जाता है। तो जब भी द्रव का वाष्प के साथ सामने इक्विलिब्रियम स्थायी मतलब बन जाता है, उस समय इस सतह पर इस वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब ही क्या कहलाता है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाए वेपर और लिक्विड के बीच में, उस समय सरफेस पे जो भी प्रेशर लगेगा वेपर्स के द्वारा, वही उसका वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब कहलाता है। ये जो वाष्प दाब होता है, इसके लिए उन्होंने राउल्ट्स ने एक नियम बनाया कि किसी भी लिक्विड का जो वाष्प दाब होता है वो उसके किसके मोल फ्रैक्शन के समानुपात होता है। किसके समानुपात होता है, मोल फ्रैक्शन के। अगर ए लिक्विड है उसका वाष्प दाब उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, समानुपात। मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है, ए के मोल बटा में कुल मोल, ठीक है। फिर आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव मतलब कोलिगेट, कोलिगेट के अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल सॉल्यूशन के कणों की संख्या पर आधारित है। इस पर आधारित होगी, सॉल्यूशन के कणों की संख्या पर। डिपेंड्स ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो भी कण होंगे उनकी संख्या, प्रकृति, व्यवहार, इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करेगी, केवल और केवल संख्या पर निर्भर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवमंदन, आपेक्षिक अवमंदन, ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमंदन, किसी की तुलना में इसमें कितनी कमी है, ये क्या कहलाता है, किसी की तुलना में, किसी की तुलना में इसमें कितनी कमी है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमंदन, ठीक है। तो जब इसमें जो भी वेपर प्रेशर था, एक शुद्ध अवस्था में अगर आपने पानी को गर्म किया तो मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर कुछ x है, क्या है x। अब हमने पानी के अंदर कंकड़ पत्थर डाल दिए, ऐसी चीजें डाल दी जो विलय जो अवाष्पशील है, नॉट वोलेटाइल। अब हमने इसी पानी को दोबारा गर्म किया तो इसका जो वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे क्या हुआ, कम आया। तो इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवमंदन। अब इसको कंपेयर किससे किया कि भाई कम किससे आया, तो हमने बोला शुद्ध जो पानी था उसका जो वाष्प दाब था उससे जब विलयन में ऐसे इस पानी के अंदर ऐसी चीजें डाल दी जो नॉन वोलेटाइल है तो इसका वाष्प दाब कम हुआ। तो किसके कंपेयर में कम हुआ, शुद्ध के कंपेयर, इसलिए नाम होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमंदन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव किसके रिलेटेड है, शुद्ध के रिलेटेड।
तो इसीलिए इसको नाम बोलते हैं वाष्पदाब में अपेक्षित। फिर है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब पानी था, पानी को बॉइल कर रहे हैं, पानी 100 डिग्री पर बॉइल हो गया, लेकिन पानी के अंदर अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अवाष्पशील विलय डाल दी, तो ये जो पानी है आप 100 की अपेक्षा ज्यादा डिग्री टेम्परेचर पर गर्म होगा, बॉइल होगा। तो ये क्या हो गया? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब बढ़ना। बढ़ना क्या है? एलिवेशन। तो उन्नयन इन तथनांक, तथनांक में उन्नयन, तथनांक में उन्नयन बढ़ गया था बॉइलिंग पॉइंट। फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पानी था, पानी के अंदर उसमें देखो ड्राई फ्रूट, जैसे हम आइसक्रीम डालते हैं, आइसक्रीम घरों में फ्रिज में आइसक्रीम जमाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूध के अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो अगर नॉर्मल दूध को जमाओ और ड्राई फ्रूट डालने के बाद दूध को जमाओ, तो उसमें क्या होता है कि कमी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। जितना फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए जितने टेम्परेचर पर, उससे कम टेम्परेचर में वो क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी कि जल्दी जम रहा। इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हीमांक में अवनमन, हीमांक में अवनमन, हिंदी क्या है? हीमांक में अवनमन। लास्ट है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि जब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के कण एक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण, है ना? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब किसी मेम्ब्रेन से, एक मान लीजिए आपने देखा कि एक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इस मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहे हैं। अब हमें इस सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने से रोकना, क्या करना है? रोकना है। तो हमें इसकी उल्टी तरफ से क्या करना है? एक बल लगाना है ताकि ये ऑस्मोसिस रुक जाए। उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं? परासरण दाब। क्या बोलते हैं? परासरण। तो सीधा सीधा है, परासरण दाब का मतलब इतना बल लगा दो कि जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से वो रुक जाए। वो क्या हो जाए? रुक जाए, यानी कि परासरण रुक जाए। उस दाब को हम बोलते हैं परासरण। एक इसकी उल्टी प्रोसेस होती है। अभी हमने देखा है कि पानी जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से, जिस विलयन में पानी ज्यादा होगा उस स्थान से जिस विलयन, जिसकी तरफ पानी कम होगा उस तरफ क्या होगा? मूवमेंट होगा। हमें करना है उल्टा, और ये सबसे अच्छा उदाहरण है आपके आरओ वाटर। जो आपके आरओ लगे रहते हैं, वाटर कूलर लगे रहते हैं, या समुद्र के पानी से हमें अच्छा पानी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। जैसे समुद्र का पानी बहुत नमक वाला होता है, नमक ज्यादा है उसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी सॉल्वेंट है उसका लेवल कम है, तो हम क्या करते हैं? हमें मीठा पानी बाहर निकालना है और नमक को दूर रखना है, तो हमें उल्टी प्रोसेस करवानी है। अब उसकी उस सॉल्यूशन की हाई कंसंट्रेशन, उसमें से हमें पानी बाहर निकालना है, तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स। फिर हमने देखा था कि जो राउल्ट्स लॉ था, राउल्ट्स लॉ बताता है कि किसी भी द्रव का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। अगर इसको बनाते थे फॉर्मूला तो ये बनता था PA P0A XA। ये P0A क्या आया? ये शुद्ध अवस्था में इसका वाष्पदाब है, और PA इस A का विलयन अवस्था में वाष्पदाब है। P0A क्या है? इसका शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है, और PA जो है वो इसकी विलयन की अवस्था में वाष्पदाब। तो विलयन की अवस्था में वाष्पदाब उसकी शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब गुणा उसके मोल फ्रैक्शन होता है। शुद्ध अवस्था का वाष्पदाब गुणा उसका मोल फ्रैक्शन। अगर ये चीज बराबर आ रही तब तो वो ऐसा विलयन जो जिसका विलयन का वाष्पदाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्पदाब तथा मोल फ्रैक्शन के गुणा के बराबर आ जाए तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श। मतलब आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट्स नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट्स नियम का पालन करते हैं। अगर उसका विलयन का वाष्पदाब उसके शुद्ध वाष्पदाब गुणा मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं आए तब उसको बोलते हैं अनआदर्श विलयन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल। अब हो सकता है कि विलयन में उसका वाष्पदाब शुद्ध और मोल फ्रैक्शन के गुणा से ज्यादा आ जाए या शुद्ध और मोल फ्रैक्शन के गुणा से कम आ जाए। तो अगर ज्यादा आता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि धनात्मक विचलन। और अगर उसका वाष्पदाब
शुद्ध और मोल फ्रैक्शन के गुणा से कम आ जाए तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक विचलन यानी कि नेगेटिव डेविएशन। ऋणात्मक विचलन यानी कि यही कहलाते हैं एजोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? एजोट्रॉप्स। दो चीजों को मिलाने पर उल्टा सीधा हो रहा है, मतलब वो एजोट्रॉप्स कहलाते हैं। फिर एक होता है एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है कि जब एक चीज का मास था उसको आप मिलियन में डाल रहे, तो जैसे ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट मिलियन में डालने पर अगर ए संतुलित हो जाए, जैसे अलग था, मान लीजिए ए कंपोनेंट था ए और बी बी बी, अब ए का जब मिलियन बना तो ए ने अपने आप को जोड़ दिया, पहले ए का फिर अब जब वो मिलियन अवस्था में आया तो वो E2 बन गया। तो इसके अंदर संतुलन हुआ कि विभाजन हुआ? ए ने अपने आप को चिपकाया या दूर किया? चिपकाया। तो अभी उसके कण थे 5, चिपकाने के बाद मतलब अभी कण थे 10, 10 थे 1 2 3 4 5 10, जब वो मिलियन में जाए तो वो जुड़ जाएंगे, तो अब 10 से कितने बचेंगे? 5। कण कितने बचेंगे? 5। तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलियन में आने पर या तो संतुलन से कम हो जाएंगे या वियोजन से। उल्टा करो, A2 था जब मिलियन बनाया तो वो A हो गया, तो अब विभाजन हुआ तो कण क्या हो गए? बढ़ गए। तो दो ही चीज हो सकती है कि विलयन में या तो संतुलन होगा, संतुलन होगा तो कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी, और अगर वियोजन होगा तो कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसी को बोलते थे एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितना हमें थ्योरेटिकल पता है और एक्सपेरिमेंटल उसका अलग आ रहा है, क्योंकि उनमें संतुलन होने से संख्या कम हो रही है या वियोजन होने से संख्या बढ़ रही है, तो इसी को बोलते थे एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एब्नॉर्मल मतलब असमान आणविक भार, असमान आणविक भार। ठीक है, ठीक है, इतना काफी था। ये पूरा का पूरा हमें चैप्टर में पढ़ना है, ये बहुत